Hello everyone, welcome to Wingsec Udan. A very good afternoon to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching Wingsec Udan. So dear students, we have started a video series on Indian polity. इंडियन पॉलिटी पे हम एक वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो आपका जेके एसएसबी हो या फिर आपका जेके पीएससी हो जो कि प्रीलिम्स 31 को होने वाला है, या फिर आपका एसएससी का या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। तो इन सब के लिए एक जनरल अप्रोच से हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ा रहे हैं एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हम एमरजेंसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, एमरजेंसी जो कि पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसी में हमने एक पार्ट ए में डिस्कस किया था नेशनल एमरजेंसी के बारे में। तो आज हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे, यानी कि एमरजेंसी 3 तरह की मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना दूसरा टाइप ऑफ एमरजेंसी। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम प्रेसिडेंट रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट रूल किस तरह से इम्पोज़ किया जा सकता है, क्या ग्राउंड्स हैं जिन पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज़ किया जा सकता है, एंड पार्लियामेंट का क्या इसमें रोल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इम्पोज़ किया जाता है। प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर करता है। आप याद रखेंगे किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है, इम्पोज करता है अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 18। ये आप याद रखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे एक और चीज़ कि प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है एंड प्रेसिडेंट रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, स्टेट इमरजेंसी हो गया या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो गया या फिर आपका प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो ये एक ही तरह की इमरजेंसी के 3 नाम हैं, आप याद रखेंगे अंडर आर्टिकल 356। पहली बात। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे 2 आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356। तो जब हम आर्टिकल 355 की बात करते हैं तो आर्टिकल 355 में क्या है, सेंटर को क्या किया गया है, सेंटर के ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं। आर्टिकल 355 जो है ड्यूटीज़ इम्पोज करता है सेंटर पे, किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ड्यूटीज़ इम्पोज करता है आर्टिकल 355। ठीक है, एंड वो ड्यूटी क्या है कि सेंटर को ये इंश्योर करना है कि जो भी काम स्टेट कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ये ड्यूटी है किसकी, सेंटर की, देखना कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये ड्यूटी 355 आर्टिकल के अंडर सेंटर को इम्पोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये होगी एक बात। अब दूसरी बात हमारे पास ये है कि आर्टिकल 356 में क्या है, ये कहा गया है कि अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है, यानी कि स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या है 356 के अंडर आर्टिकल के अंडर क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। कहाँ पे, उस स्टेट में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली स्टेट जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 55 में सेंटर पे ड्यूटी है कि भाई देखो स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 56 में ये है कि अगर नहीं हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, टेक ओवर कर लेगी सेंटर टू टेक ओवर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 356 में है। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल को समझने के लिए, तो 2 ग्राउंड्स हैं हमारे लिए जिनके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट रूल जो है प्रोक्लेम यानी कि डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है, इसके लिए 2 ग्राउंड्स हैं, यानी कि 2 सिचुएशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे प्रेसिडेंट रूल जो है कहीं पे डिक्लेयर किया जा सकता है। वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं, एक कंडीशन जो है आर्टिकल 356 के अंडर है। ठीक है, अब वो 356 के अंडर कौन सी कंडीशन है, कौन सा ग्राउंड है, वो ये ग्राउंड है कि अगर
प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट क्या है, सेटिस्फाइड है कि कोई स्टेट जो है, कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं कर रही है, ठीक है, अगर ये सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस स्टेट में। ये प्रेसिडेंट गवर्नर की रिपोर्ट के बाद भी कर सकता है या गवर्नमेंट की रिपोर्ट के, गवर्नर की रिपोर्ट के बगैर भी कर सकता है, ठीक है। तो चाहे गवर्नर रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को कि भाई स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर गवर्नर रिपोर्ट नहीं भी करता है फिर भी प्रेसिडेंट को ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, वहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है। पहली चीज़, पहली कंडीशन 356 के अंडर। दूसरा ग्राउंड जो है 365 आर्टिकल के अंडर है, और उसमें क्या है कि जब स्टेट फेल हो जाता है, अगर सेंटर कोई डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को, अगर सेंटर कोई स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन दे रहा है एंड वो उस डायरेक्शन स्टेट फेल हो रहा है कंप्लाई करने से, यानी कि उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली स्टेट एक्ट नहीं कर रहा है, उस डायरेक्शन को स्टेट मान नहीं रहा है, स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ सेंटर, तो उस केस में भी अंडर आर्टिकल 365 ये कंडीशन है, ये ग्राउंड है, एंड तब भी हम प्रेसिडेंट रूल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप ये दो ग्राउंड्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है। वन इज अंडर आर्टिकल 356, अनदर इज आर्टिकल 365, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके बाद अब एक और चीज़ आप यहाँ पे जाने कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही नहीं कर सकता प्रेसिडेंट्स रूल कहीं भी डिक्लेयर, अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, ठीक है। पार्लियामेंट आपको पता है लोकसभा राज्यसभा हमारा है, लोकसभा एंड राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट है, दो हाउसेज हैं। लोकसभा मैंने आपको बताया है लोअर हाउस है, राज्यसभा मैंने आपको बताया है अपर हाउस है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने चाहिए पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है एमरजेंसी को, प्रोक्लेम कर देता है एमरजेंसी कहीं पे, तो विद इन 2 months उस एमरजेंसी को क्या किया जाए, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाए, उसको पास किया जाए, उसके फेवर में वोट किया जाए, तब जाके वो जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। सो पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज नेसेसरी, इट्स मस्ट, ठीक है। एंड 2 महीनों के अंदर अंदर ही ये अप्रूवल आ जाना चाहिए। अब एक और सिचुएशन है कि अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है एंड लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर इमरजेंसी अप्रूव कर दी पार्लियामेंट ने लेकिन उसके बाद लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये इमरजेंसी जो है जब नई लोकसभा बनेगी उसके 30 डेज तक ही चलेगी, उसके बाद ये सस्पेंड हो जाएगी इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। कब, जब नया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगा उसकी पहली सिटिंग से लेके 30 डेज तक ये इमरजेंसी रहेगी जो ऑलरेडी लागू कर दी गई थी, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अगर क्या हमारे पास है, अगर 1 दिसंबर को इमरजेंसी अप्रूव की किसने, पार्लियामेंट ने, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है क्योंकि थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो पार्लियामेंट क्या है, 1 दिसंबर को इमरजेंसी डिक्लेयर करता है एंड 1 दिसंबर को ही पार्लियामेंट डिसॉल्व भी हो गया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी को नया पार्लियामेंट बन गया, यानी कि इलेक्शंस हो गए एंड नया लोकसभा बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिसॉल्व हो गया लोकसभा, अब नया लोकसभा 1 जनवरी को बना। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ये इमरजेंसी जो ऑलरेडी अप्रूव की गई थी ये चलेगी एंड 30 जनवरी के बाद ये इमरजेंसी नहीं रहेगी, उसके बाद ये रिवोक हो जाएगी। तो सिंपल आप याद रखें कि फ्रेश लोकसभा जो बोलते हैं उसके 30 डेज तक ही क्या हो सकता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमरजेंसी है वो रह सकती है, उसके बाद वो खुद अपने आप ही रिवोक हो जाती है। ये आप याद रखें। तो सबसे पहले 2 महीनों में ये
अप्रूव होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ ये 6 महीनों के लिए क्या होता है, इम्पोज होती है इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट रूल है ये 6 मंथ्स के लिए अप्रूव होता है एंड मैक्सिमम ये 3 सालों तक हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, किसी भी इंडियन स्टेट में, किसी भी इंडियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो मैक्सिमम 3 सालों के लिए ही इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल इमरजेंसी जो हमारी है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, यानी आप कितने भी टाइम के लिए नेशनल इमरजेंसी को क्या इम्पोज करके रख सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो कि स्टेट इमरजेंसी है, जो आर्टिकल 356 के अंडर आती है, ठीक है, वो सिर्फ 3 सालों के लिए हो सकती है, 3 सालों से ज़्यादा वो नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आप एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर बियॉन्ड 1 ईयर अगर हमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है, बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है, तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। 6 महीनों तक तो कोई कंडीशन नहीं है, 1 साल तक भी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल अगर 1 साल से ज़्यादा इम्पोज करना है तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखेंगे कि जो पार्लियामेंट है वो अप्रूव करता है सिंपल मेजॉरिटी से प्रेसिडेंट रूल, यानी कि स्टेट इमरजेंसी को सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करता है पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस, ठीक है, दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के वो सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैं आपको बता चुका हूँ सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो होंगे हाउस में उनकी मेजॉरिटी, यानी उनका 50% से ज़्यादा, ये आप याद रखेंगे। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है, मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल होता है, ये आप याद रखेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल में सिंपल मेजॉरिटी। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रखना है हमें इमरजेंसी को, प्रेसिडेंट रूल को अगर 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी में, इंडिया की किसी पार्ट ऑफ किसी इंडिया के पार्ट में नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे इम्पोज हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं कि अगर 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू रखना है तो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि इंडिया के किसी पार्ट में क्या है, नेशनल इमरजेंसी उस टाइम पे इम्पोज्ड है, ठीक है, या पूरे इंडिया में है या फिर पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पार्ट ऑफ इंडिया या फिर पूरे इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड है, उस केस में क्या कर सकते हैं, हम 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स रूल को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि भाई ऐसी सिचुएशन है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकते, ठीक है, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि स्टेट असेंबली जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसके इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, सिचुएशन कन्वीनियंट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो उस केस में भी 1 साल से ज़्यादा हम प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करके रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये 2 इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं अगर हमें 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर करके रखना है। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है कि रिवोक कैसे होती है इमरजेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट रूल कैसे रिवोक होगा। ये मैंने आपको बताया है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल जो है ये कैसे रिवोक होता है। तो इसी तरह से नेशनल इमरजेंसी जो है उस टाइम पे कैसे रिवोक की जा सकती है एंड प्रेसिडेंट रूल कैसे रिवोक किया जा सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप याद रखें कि प्रेसिडेंट ही रिवोक करता है प्रेसिडेंट रूल को, यानी कि स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ही रिवोक करता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए प्रेसिडेंट को रिवोक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कि इसमें प्रेसिडेंट रूल में रिवोकेशन के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो प्रेसिडेंट खुद ही रिवोक कर सकता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन हमने नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या पढ़ा था, हमने नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पढ़ा था कि भाई सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगी, रिवोकेशन होगा,
सिंपल मेजॉरिटी से रिवोक कर सकते हैं हम नेशनल इमरजेंसी को, जो कि 352 आर्टिकल के अंडर इम्पोज की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम प्रेसिडेंट रूल का बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये 356 आर्टिकल के अंडर आता है एंड यहाँ पे पार्लियामेंट की हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आप बोल सकते हैं, इफ़ेक्ट्स भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी हैं जो यहाँ पे हमें जानने हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर देता है। तो यानी कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल होगा वहाँ पे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर जिसका हेड होता है, उसको डिसमिस किया जा सकता है। सबसे पहले ये बात है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। एंड उसके साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे कैरी करेगा उस टाइम पे प्रेसिडेंट, गवर्नर के थ्रू, ठीक है। गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर कैरी एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी। तो गवर्नर जो है ये चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से, गवर्नर चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ आप जान लें, वो ये है कि प्रेसिडेंट ईदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व स्टेट असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर देगा उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए इमरजेंसी है वहाँ पे, या फिर स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये भी प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे होता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी रिमूव किया जा सकता है। SLA मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, उनको रिमूव किया जा सकता है। एंड इसके साथ साथ क्या होगा कि पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट या फिर कोई और स्पेसिफाइड अथॉरिटी लॉज बनाएगी एंड वो लॉज जो प्रेसिडेंट रूल के बाद भी डिसकंटिन्यू भी जब प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा तब भी ऑपरेटिव रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज हो गया कहीं पे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसमिस होगी एज आई टोल्ड यू, या फिर सस्पेंड होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे लॉज वगैरह जो बनाएगा वो तो या तो पार्लियामेंट बनाएगा या तो प्रेसिडेंट बनाएगा या तो और कोई अथॉरिटी को स्पेसिफाई करेंगे वो बनाएगी। एंड ये लॉज ऑपरेटिव रहेंगे इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। ये लॉज ऑपरेटिव रहेंगे प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब हम नेशनल इमरजेंसी देख रहे थे तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि जो हमारे जो ये लॉज होते हैं, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है मेरे ख्याल से, इसकी वजह से आपको वीडियो जो है थोड़ा सा डिसकंटिन्यू फॉर्म में यहाँ से 18वें मिनट से मिले। तो मैं आपको बता रहा था कि एक लॉ जो होता है जब प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर कोई और स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो लॉज बनाती है, वो लॉज जो हैं वो लॉज ऑपरेटिव रहते हैं इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल, ओके। प्रेसिडेंट रूल के बाद भी वो लॉज जो हैं ऑपरेटिव रहते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन लॉज को रिपील भी कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर या फिर इनको आल्टर भी कर सकता है। बट ऐसे में नॉर्मल कंडीशंस में अगर स्टेट लेजिस्लेचर ना रिपील करे ना फिर आल्टर करें उन लॉज को तो वो लॉज ऑपरेटिव रहते हैं प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि 6 मंथ्स के बाद नेशनल इमरजेंसी में जो भी लॉज बनाए गए होते हैं स्टेट में सेंटर के द्वारा, वो लॉज जो हैं इनऑपरेटिव हो जाते हैं इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल वो लॉज ऑपरेटिव रहते हैं इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया, ये एक प्रोविज़न लाया गया कि प्रेसिडेंट रूल जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू।
प्रेसिडेंट रूल इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी ये देखेगा कि भाई जो प्रेसिडेंट रूल है ये सही रैशनल ग्राउंड्स पे इसको इम्पोज किया गया था कि नहीं किया गया था, तो ये जुडिशरी ज़रूर देखेगा। ओके, तो इसलिए इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। दिस हैपन थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। पहले क्या हुआ था, पहले ये था कि प्रेसिडेंट जो है इट इज़ इम्यून, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। लेकिन उसके बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ एंड उसके थ्रू ये कहा गया कि प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी देखेगी कि क्या ये रैशनल ग्राउंड्स पे इम्पोज किया गया था या नहीं किया गया था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, ओके, जिसको स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। सो thank you so much for watching Wings से कुरान। see you in next lecture, till then goodbye, take care and keep reading। prelims आने वाला है कुछ दिन बाद, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर की बात नहीं कर सकता, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स से कुरान।